नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी खबर है मैं आपको अपडेट करवाते रहता हूँ। तो आज मैंने आपको एक डाली थी सूचना की जो ऑनलाइन एडमिशन कल से शुरू होने वाली है, तो इसी के विषय पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस विषय में आपको दोस्तों मेरिट लिस्ट कब कब जारी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी बातें आपको करूंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और साथ ही अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, बीच में ही आप लाइक कर दीजिएगा ताकि आप बाद में वीडियो देखने के बाद भूल ना जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ कि ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, जैसा कि जान रहे हैं, ये 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। 2017 तक जितने भी कॉलेज थे सब मगध यूनिवर्सिटी में आते थे, बट 2018 से जो भी पटना या अदर जिला का जो भी है सब जो अधिकतर है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ गई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे जब आप आएंगे नोटिस में तो देखिए नोटिस बोर्ड पे आपका एक नोटिस निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक नोटिस आई है, क्या आज ही अपडेट हुई है, आपका 2 नोटिस है। तो इसी के बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉलेज कौन कौन से उसके बारे में। तो ये देखिए आपका जो है पटना जिला में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो सबसे पहला है आपका एएन कॉलेज, ठीक है, एएनएस कॉलेज बार, बीडी कॉलेज, बीएस कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। फिर जो आपका जीएच कॉलेज रामबाग बिहटा में पड़ता है, गंगा देवी महिला कॉलेज यह आपका पड़ता है कंकरबाग तरफ, ठीक है ना। फिर है जेडी वुमेन्स कॉलेज, ये पटना में है। फिर जगत नारायण लाल कॉलेज है पटना में। फिर एमएम कॉलेज विक्रम आपका पड़ता है। फिर ये महिला कॉलेज खगौल साइड में है। फिर मालती धारी कॉलेज नौबतपुर में, आरएलएसवाई कॉलेज बख्तियारपुर, आरपीएम कॉलेज पटना सिटी में है। फिर रामकृष्णा द्वारिका कॉलेज पटना जो कि कंकरबाग में है। राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा में आपका पड़ता है, ये भी पटना के अंतर्गत आता है। एसएमडी कॉलेज पुनपुन, श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना, श्री गुरु गोविंद कॉलेज पटना साहिब, यानी ये भी आपका पटना सिटी में ही पड़ता है। फिर जो है आपका टीपीएस कॉलेज, ये भी आपका जो है कंकरबाग साइड तरफ पड़ता है कॉलेज। तो इतने सारे आपके पटना जिला में कॉलेज आते हैं। फिर जो है नालंदा जिला में आएंगे तो ये आपका किशन कॉलेज नालंदा, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ, नालंदा महिला कॉलेज बिहार शरीफ, एसपीएम कॉलेज उदंतपुरी नालंदा, एसयू कॉलेज हिलसा। तो ये जो है आपका पटना जिला और नालंदा जिला के कुछ कॉलेज है, और यहाँ पे उनके जो है गवर्नमेंट कॉलेज है ये, ठीक है। ये आपका जो है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट एटसेट्रा है, ठीक है। तो अगर किसी कॉलेज के बारे में विषय में जानना है तो ये पीडीएफ जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर कोई भी कॉलेज के बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर भी दोस्तों अगर कुछ भी आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो जो गर्ल्स ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मैसेज करेंगे, उनके लिए अलग सेपरेट ग्रुप है, बॉयज के लिए अलग सेपरेट ग्रुप है। ये पूरी तरीका से मतलब कि सेफ है। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे लिंक भी, तो उसको ज्वाइन करना बॉयज एंड गर्ल्स ना भूलिए, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए अब हम आते हैं नोटिस पे। तो नोटिस यहाँ देखिए आपके सामने एक नोटिस जारी हुई थी, ये 18/7/2020, यानी कि आज ही नोटिस जारी हुई है। ये न्यूज़ तो सुबह में ही मिल गई थी मुझे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था इसीलिए मैं नहीं डाला, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं जब भी कोई न्यूज़ डालता हूं तो पूरी बारीकी से, सावधानी से और सब चीज़ देख करके जेन्युइन न्यूज़ डालता हूं। ये चैनल जो है आपका फ्यूचर तक आपके साथ रहेगा, इसीलिए सब वेरीफाई होकर के ही सारे न्यूज़ को मैं डालता हूं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका 19 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त 2020 तक रहेगा। तो पैनिक होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही किसी को फॉर्म भरने में तकलीफ आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात जो अगर किसी को फॉर्म नहीं भरने आ रहा है तो उसके लिए भी मैं ऑनलाइन चार्ज लेकर के फॉर्म उनका फिल कर देता हूं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, कॉल भी करके बात कर सकते हैं। तो चलिए मेरिट लिस्ट की बात करें
तो आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपका निकलेगा वो आपको 19 अगस्त को निकलेगा। 19 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक ये सभी का फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद 14 अगस्त के बाद 19 तारीख से आपका क्या करेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, और उसमें जिसका मेरिट लिस्ट में जिसका भी जितना कट ऑफ मार्क्स आता है तो उसके अनुसार आपको एडमिशन लेना होता है। लास्ट डेट है मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए 27 अगस्त तक, ठीक है। और फिर जो मेरिट लिस्ट में जो एडमिशन ले लिए हैं तो उनका क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ वैलिडेशन ऑफ एडमिशन बाय कॉलेज। तो ये 27 तारीख तक आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन कॉलेज वाले के लिए भी समय चाहिए, चूंकि सारे डॉक्यूमेंट को उनको इकट्ठा करके एक जगह पे क्या करना होता है, अच्छे से उसको सजा करके यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है। तो कॉलेज को लास्ट डेट है 31 अगस्त, लेकिन स्टूडेंट के लिए 27 अगस्त तक लास्ट डेट है। उसके बाद जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। 3 सितंबर 2020 को ये जारी होगी और 12 सितंबर तक आपका ये एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। फिर जो है लास्ट डेट जो है कॉलेज के लिए वो 15 सितंबर है। थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 18 सितंबर को और 24 सितंबर तक रहेगी, और 27 तारीख तक जो है सितंबर तक लास्ट डेट है कॉलेज वाले के लिए। उसके बाद यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर ऑन स्पॉट रन, ये आपका 29 से 30 सितंबर 2020 तक होने वाला है। तो कंपार्टमेंटल का जो छात्र है जो एग्जाम अभी तक नहीं दे पाए हैं उनके लिए भी सितंबर में ये जारी होगी, तो उनके लिए अलग से सूचना निकलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ऑन स्पॉट रन 29 से 30 सितंबर तक होगा। उसके बाद पब्लिक ऑफ मेरिट लिस्ट निकलेगा 3 अक्टूबर से 2020 तक। जो बचे कुछ छात्र होंगे वो इनका इसमें एडमिशन होगा। उसके बाद जो है 8 अक्टूबर 2020 को लास्ट डेट रहेगी इस डेट वाले मेरिट लिस्ट के लिए, और 10 अक्टूबर को कॉलेज का लास्ट डेट है। बात करें फी की तो फी आपका 300 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद लेट फाइन भी लगता है, ऐसा बात नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है ना डेट आगे पीछे हो रहा है, तो लेट फाइन के साथ 100 रुपया लगता है। तो लेट फाइन क्यों देना है, अवेयर रहिएगा पहले से ही, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम जो है 45% आपका ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में मिला करके 45% होना चाहिए, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए आपका 50%, यानी कि जो आर्ट्स है और जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको 45% मिनिमम, और जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनको 50% मार्क्स अनिवार्य है। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए एज पर नॉर्म्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो देखिए जो गर्ल्स हैं छात्राएं हैं उनको पैसा नहीं लगता है, 10 रुपया आपको लगेगा एडमिशन के समय, ठीक है। आपको 10 रुपया ही देना होता है, चालान कटाना होता है। और जो SC ST कैटेगरी के छात्र हैं उनको जो है 10 रुपया लगता है। बाकी जो है BC1 का BC1 वालों के लिए जानकारी नहीं है, पता करके मैं बता दूंगा। जनरल वाले के लिए चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या रहेगी इसका, तो द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स अचीव इन क्लास 12th ऑन द चॉइस ऑफ द कॉलेज एंड द सब्जेक्ट बाय एप्लीकेंट मेरिट कम चॉइसेस। यानी कि कहने का मतलब है आपका जो 12th नंबर पे जितना मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, और फिर कॉलेज के अनुसार। तो 10 कॉलेज 20 कॉलेज आपको मिलते हैं चुनने के लिए, 10 कॉलेज जो है आपको अपने मन से प्रिफेयर करना है, और जो आपका दिल्ली ख्वाहिश होगा वो आप फर्स्ट चॉइस डालिएगा। तो सारे प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो आपको अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे कैसे फॉर्म भराता है। ओवरऑल मैं ये शॉर्टकट में इसमें सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगा तो बताएगा, मैं वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल चैनल है, लोगों को बेनिफिट भी हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं पीजी के बहुत सारे छात्रों को ये चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन बहुत काफी हद तक हेल्प पहुंचाई है। उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, लास्ट तक जब तक एडमिशन होने की बात थी तो रात को 1-1 2-2 बजे तक सबका एडमिशन दिलाने में जो भी समस्या आ रही थी सबका हुआ। आपका भी सहयोग करेगा दोस्तों, ये चैनल को आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है जेन्युइन न्यूज पहुंचाती है। अब हम आते हैं आपके सामने एक और सूचना लेकर के, जैसा कि इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि छात्रों के लिए नीचे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। छात्र डाउनलोड कर आवेदन करके पूर्व से अवश्य पढ़ ले, तत्पश्चात ही आवेदन पत्र को भरे। यानी कि यहाँ से आवेदन पत्र भरने के लिए आपके सामने ये एक सूचना आई है, ठीक है। देखिए क्या है, तो यहाँ से मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद तो ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे कुछ देर के बाद।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका नामांकन फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म भरने के पूर्व क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो जान लीजिए। आपका जो है 10th और 12th क्लास का मार्कशीट लगता है। तो जिनका 10th क्लास का मार्कशीट है तो सही है, 12th वाले का मार्कशीट नहीं है तो इंटरनेट से जो आप निकाले हैं वो मार्कशीट आपका लगेगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि स्कूल से नहीं मिला है अभी तक। फिर जो है विद्यालय या कॉलेज प्रत्याग प्रमाण पत्र, तो ये आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो ये भी आपका जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी परेशान नहीं होनी है। वैसे तो स्कूल में आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन जो है आपका ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाउनलोड होने की ये प्रक्रिया चल रही है, तो हो सकता है डाउनलोड हो। माइग्रेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर आप किसी अदर जगह से आए हैं तो माइग्रेशन उनको लगता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, बोर्ड जारी करती है। कास्ट प्रमाण पत्र लगता है आपको, जाति प्रमाण पत्र। जो SC ST कैटेगरी के छात्र है, EWS सर्टिफिकेट कहने का मतलब है जो जिनको 10% छूट देने की है EWS, तो उनके लिए अगर सर्टिफिकेट है तो उनको लगाया जाएगा। हैंडीकैप जो है छात्र वो हैंडीकैप प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तो ये आपका डॉक्यूमेंट लगता है। उसके बाद जो है एडमिशन पोर्टल पर करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कास्ट एंड कैटेगरी की सूची डाल दी गई है। तो इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पे जिन छात्रों के लिए अप्लीकेबल है वे अपने कास्ट एंड कैटेगरी को अच्छी तरह देखकर ही नामांकन फॉर्म में फिलअप करें, अन्यथा गलती भरने पर नामांकन प्रपत्र निरस्त हो जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक भरनी है, ध्यान दीजिएगा। वो कैसे भरना है मैं आपको एक वीडियो इसके लिए लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एडमिशन कोर्स की पढ़ाई कैसे कैसे होती है। तो एक होता है ऑनर्स जिसको हिंदी में प्रतिष्ठा कहते हैं, एक होता है सामान्य पास कोर्स। देखिए ऑनर्स जो है किस किस में करेंगे वो सब डिटेल में जानेंगे। छात्र को एडमिशन फॉर्म में स्पष्ट रूप से ये भरना होगा कि ऑनर्स कोर्स में नामांकन लेना है कि पास कोर्स में, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, अगर संभव होगा तो इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। फिर आगे जो है आपका 12th के रेगुलर कोर्स में अगर 6th पेपर अतिरिक्त विषय के रूप में लिया हो और नामांकन 6th पेपर अर्थात एक्स्ट्रा पेपर लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडमिशन फॉर्म में कुल प्राप्तांक 6th पेपर के अनुसार भरेंगे और अपना 5th पेपर का अंक कुल प्राप्तांक में से माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है जो 12th के छात्र हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो उन्होंने लिया और एक्स्ट्रा पेपर उन्होंने मैथ लिया, और किसी को मैथ में ऑनर्स करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और उसके बाद जो हिंदी और इंग्लिश जो भी कंपोजिशन पेपर होता है वो 500 मार्क्स का टोटल ऐड करके ही उसमें फिल करेंगे, वो देंगे, और 5वां सब्जेक्ट वो माइनस कर देंगे, वो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उनको भरना है। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो वो ऐसे छात्र ऐसा कर सकते हैं। छात्र उसी विषय में ऑनर्स के लिए आवेदन करेंगे जिस विषय में उन्हें मिनिमम 45% अंक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी का 45% से किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है तो उस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। यानी कि 45% से एबव मार्क्स लाना है। जैसे सपोज दैट कोई छात्र जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिए हुए हैं, ठीक है, उनको मैथ से ऑनर्स करना है और 45% से उनका और 45% से उनका मार्क्स जो है कम है, तो वैसे छात्र जो है ऑनर्स मैथ से नहीं कर सकते हैं। 45% से जिनका एबव नंबर रहेगा वही सब्जेक्ट से ऑनर्स कर पाएंगे। आगे जो है यहाँ पे आपका आता है विज्ञान। ISC उत्तीर्ण छात्र जिनका कुल प्राप्तांक 50% है वे बीकॉम में नामांकन ले सकते हैं। तो जो ISC के छात्र है वो बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कॉमर्स से कर सकते हैं। अब बात आई भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स विषय में नामांकन वही छात्र ले सकते हैं जो इंटर में वर्णित विषय के छात्र रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ज्योग्राफी से ऑनर्स करना चाहते हैं और इंटर में आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तभी ऑनर्स कर पाएंगे। गणित से आप ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर इंटर में आपका गणित पेपर है तभी आप कर पाएंगे। स्टैटिक्स से अगर ऑनर्स करना चाहते हैं तो अगर इंटर में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है तभी आप कर सकते हैं। तो ये उनके लिए। फिर जो है आवेदन पर पत्र भरते समय छात्रों को 10 अंगीभूत कॉलेज एवं 10 संबद्ध कॉलेज प्राथमिकता के आधार पर चयन करना आवश्यक होगा।
तो 10 कॉलेज चुनना है, कंस्टिट्यूट कॉलेज और अफिलिएटेड कॉलेज। वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ से जब आप यहाँ पे आएंगे कॉलेज में, तो ये कंस्टिट्यूट कॉलेज लिखा हुआ है और ये गवर्नमेंट कॉलेज, ये अफिलिएटेड कॉलेज। तो कंस्टिट्यूट कॉलेज क्या होता है, मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया, ये जो है आपका कंस्टिट्यूट कॉलेज है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अफिलिएटेड कॉलेज क्या है, तो देख लीजिए, अफिलिएटेड कॉलेज के बारे में भी यहीं से मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। तो अफिलिएटेड कॉलेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, वोकेशनल हो गया, ये हो गया अफिलिएटेड कॉलेज। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। तो जब देखते हैं ये आपका इंटरफेस तब तक खुलता है तो कुछ जानकारी यहाँ देखिए, ये अफिलिएटेड कॉलेज है जिसको मतलब ये टाई अप है यूनिवर्सिटी से एक तरह से। तो ये सारे अफिलिएटेड कॉलेज है, तो ये भी आपका इसमें सारा आपका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे वही जो आपका बात है उसको देखते हैं क्या था। तो है कॉलेज का चयन प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार ढंग से सूचीबद्ध करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए एडमिशन पोर्टल पर विशेष व्यवस्था की गई है। मतलब कि जैसे अगर छात्र किसी कॉलेज का चयन करते हैं, मान लीजिए कोई कॉलेज का कोई स्टूडेंट ने चुनाव किया और उनको क्या है उसी समय पोर्टल छात्र को बताने लगेगा उनके मार्क्स के अनुसार, ठीक है, कि अभी तक इस कॉलेज में आपके कैटेगरी के कितने छात्र नामांकन है तो आवेदन कर चुके हैं। मतलब सब कॉलेज का एक लिमिट सीट होता है, ठीक है। इसी समय इस कॉलेज में आपके एडमिशन की कितनी प्रतिशत संभावना है, इस प्रकार 10-10 कॉलेज के चयन में पोर्टल से छात्रों को आवेदन करने में मदद मिलेगी और संभावना को देखते हुए कॉलेज की प्रायोरिटी के आधार पर चयन कर सूचीबद्ध करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा सूचना ये है कि कॉलेज का लिस्ट देख लीजिएगा पिछले साल में कितने लड़कों को कितने मार्क्स पे किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। कहने का मतलब कौन सा कॉलेज कितने कट ऑफ पे लोगों का एडमिशन लिया है, बस उसी अनुसार आपको चुनाव करना है। ये जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर जो आपका क्या है कि आवेदन करने के बाद छात्र को 2 बार कॉलेज सूची की प्राथमिकता जांचने और उसी आधार पर पुनः कॉलेज सूची में परिवर्तन करने का मौका मिलता है। यानी उनको स्लाइड अप करने का मौका मिलता है। स्लाइड अप करने का मतलब क्या है कि अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेकर के दोबारा अगर चेंज करना चाहते हैं तो उनको 2 बार मौका मिलता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, आवेदन पत्र भरने से लेकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बीच छात्र कॉलेज सूची की प्राथमिकता प्रायोरिटी में 2 बार परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आपका होता है। एडमिशन पोर्टल पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज की सूची दी गई है। सूची में कॉलेज किस जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय से कॉलेज पहुंचने के साधन, ये सारे सूचना है। अब आते हैं यहाँ पे, एक छात्र आवेदन करते समय अधिकतम 3 ऑनर्स पेपर्स का ही चयन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आवेदन करते समय आपको मैक्सिमम जो है 3 ऑनर्स पेपर विषय का ही चयन करना है। फिर जो है नामांकन प्रक्रिया, एडमिशन सिस्टम के दौरान छात्रों को मात्र एक बार स्लाइड अप करने का अवसर मिलेगा। वो स्लाइड अप का ऑप्शन क्या होता है वो देख लीजिए। अंतिम सिलेक्शन मान लीजिए किसी में हो गया, स्लाइड अप क्या होता है वो जान लीजिए। अगर नामांकन सिस्टम के दौरान छात्रों को मात्र एक बार स्लाइड अप करने का अवसर मिलेगा, कहने का मतलब है कि अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्टेड बच्चे को स्लाइड अप का मौका नहीं मिलेगा। स्लाइड अप का मतलब है कि प्रायोरिटी के आधार पर जिन कॉलेज को उन्होंने सूचीबद्ध किया था, चयनित किया था, अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में छात्र का चयन 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में होता है तो लेकिन छात्र कम से कम 7th प्रायोरिटी वाले कॉलेज चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्र 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में नामांकन न लेकर 7th प्रायोरिटी वाले कॉलेज के लिए पुनः आवेदन करेंगे। इसे स्लाइड अप कहा जाता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपने 1 से लेकर के 10 तक जो कॉलेज आपने चुनाव किया था, 10वां कॉलेज आपका जो है मेरिट लिस्ट आपका ऑप्शन में आ रहा है कि आपका 10वां कॉलेज में सिलेक्शन होगा, जो भी 10वां नंबर पे कॉलेज रहेगा। लेकिन आपको लेना है 7वां या 8वां या कोई भी कॉलेज में, 10वां में नहीं लेना है। तो ये आपको स्लाइड अप का मौका मिलता है कि नहीं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, इसको चेंज करके हमको किसी और कॉलेज में जाना है, तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। तो जब ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया आएगी वहां से अगर किसी को समस्या आएगी तो पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। अब जो है सेकेंड लिस्ट में यह जरूरी नहीं है कि स्लाइड अप के बाद छात्र को 7th प्रायोरिटी वाला कॉलेज मिल ही जाए। ये बात का ध्यान रखना है। छात्र को 7th प्रायोरिटी वाला कॉलेज नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में छात्र को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में अलॉटेड कॉलेज में नामांकन लेना अनिवार्य होगा। बाय द वे सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, ठीक है, उसमें जो है आप जो 7वां कॉलेज या जो भी कॉलेज चुनाव किए वो आपका नहीं आया, आपको वो कॉलेज नहीं मिला, तो जो पहले वाले मेरिट लिस्ट में जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट किया गया था
वही कॉलेज में आपको नामांकन लेना पड़ेगा आपको। फिर एडमिशन पोर्टल पर सभी कॉलेज के सभी विषयों का कट ऑफ दिखता रहेगा। तो एडमिशन पोर्टल पर जितने भी विषय हैं सबका कट ऑफ आता है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं। अतः पोर्टल से ही छात्र अपने सिलेक्शन का पता लगा पाएंगे। छात्र द्वारा आवेदन में फिल अप अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, जो भी आप जितना अंक भरते हैं उसके आधार पे ओवरऑल एक आपका एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज के अनुसार किस कॉलेज में कितना स्टूडेंट कितने मार्क्स का आवेदन किए हैं, प्रायोरिटी की दिए हैं, उसके अनुसार कॉलेज अपना चुनाव करती है और फिर मेरिट लिस्ट जारी करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने के वक्त अगर अंकों में अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एडमिशन सस्पेंशन में डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर जो है आपने मूल अंक पत्र से आपने जो भी फॉर्म भरा और आपने गलत अंक भर दिया, तो अगर कुछ डिफरेंस आएगी तो आपको एडमिशन सस्पेंशन में डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब है आपका एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस पे जांच कार्रवाई आपकी बैठ सकती है। तो ध्यान देना है, सही सही फॉर्म को भरना है, झूठ मूठ का कोई भी झूठा न्यूज नहीं फिल करेंगे। छात्र द्वारा आवेदन में फिलअप किए गए कास्ट एंड कैटेगरी के आधार मानकर मेरिट लिस्ट तैयार कर छात्रों को सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्शन किया गया है। अगर नामांकन के समय मूल्य कास्ट सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी से मिलान करने के वक्त अगर अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी एडमिशन सस्पेंशन में डाल दिया जाएगा। उपरोक्त दोनों कंडिका 13 एवं 14 के आधार पर सस्पेंशन स्टेज में डाले गए एडमिशन को न तो कॉलेज न ही विश्वविद्यालय द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दिए गए ईमेल पर आपको कारण बताते हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ 24 घंटे के अंदर आवेदन भेजना अनिवार्य होगा। ईमेल आईडी है वो आपका ईमेल आईडी होम पेज पे जब जाइएगा तो वहां मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि छात्र निर्धारित अवधि अर्थात 24 घंटे के अंदर आवेदन नहीं भेजते हैं तो उनका नामांकन रद्द करते हुए छात्र को एडमिशन प्रोसेस से बाहर समझा जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि छात्र निर्धारित अवधि में आवेदन भेज देते हैं, अगले सिलेक्शन लिस्ट में करेक्शन कर छात्र का पुनः अगले सिलेक्शन लिस्ट में नाम प्रकाशित किया जाएगा। अब फॉर्म भरने के दौरान यदि गलती क्या क्या करते वो देख लीजिए। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, बोर्ड और रिलीजन इत्यादि में आंशिक त्रुटि पाई जाती है तो कॉलेज अपने स्तर से छात्रों से आवेदन प्राप्त कर आंशिक त्रुटि का सुधार करने बाद ही वैलिडेशन करेंगे। यानी कि कोई छात्र अगर इस सब में गलती कर दिए हैं तो ऐसा बात नहीं है, सुधार की प्रक्रिया होती है। गलती तो सबसे होती है, तो गलती अगर हो गई भरने में बाय द वे तो वो क्या करती है, त्रुटि को सुधार करती है और फिर वैलिडेट कर देती है वो कॉलेज खुद से। आंशिक त्रुटि का कॉलेज द्वारा सुधारक आवश्यक है। जो भी गलती होगा वो कॉलेज आपको सुधार कर देगा। ऐसा नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी ये गलती मौजूद मिलेगा। तो ये चीज आपको चेक करना है फॉर्म भरने के बाद कि कुछ गलती है कि नहीं, वो आपको कॉलेज से सुधार करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है छात्र द्वारा एडमिशन प्रोसेस द्वारा पूरा करने के तुरंत बाद कॉलेज और छात्र को एडमिशन वैलिडेट होगा। वैलिडेशन के तुरंत बाद छात्रों को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अतः कॉलेज के लिए एडमिशन के तुरंत बाद एडमिशन का वैलिडेशन आवश्यक हो जाता है, अन्यथा तो छात्र सही समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जैसे ही वैलिडेशन हो तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये ध्यान देना। फिर जो है अगर एडमिशन एवं रजिस्ट्रेशन करने के बाद छात्र एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा अर्थात छात्र एडमिशन से फ्री हो पाएंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना है। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही छात्र का जो भी नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरा होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एवं विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस फाइनल होने के 7 दिन बाद छात्र पोर्टल पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन स्लाइड अप डाउनलोड कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो 7 दिन के बाद जो है आपका ये स्लाइड अप डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जो है छात्रों को एडमिशन एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी किसी प्रकार की त्रुटियों का निवारण कॉलेज द्वारा ही किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है अगर त्रुटि होती है तो वो कॉलेज में ही आपका जो है करेक्शन होगा, फॉरवर्डिंग करवाना पड़ता है वो। ठीक है, इस संबंध में छात्रों को विश्वविद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉलेज वो करेक्शन कर देता है। अगर नहीं करता है तो आपका फॉरवर्डिंग करा करके यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो ये इस तरह से आपका करेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, विशेष परिस्थिति में वैसे छात्र जिनका सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो गया है परंतु बोर्ड द्वारा जैसे कि मूल अंक पत्र और माइग्रेशन और एसएलसी निर्गत नहीं किया गया है, मतलब अभी जो है कि बहुत लोगों का ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन और एसएलसी नहीं मिल रहा है। ठीक है,
तो ये विशेष परिस्थिति क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, वे अपने ऑनलाइन मार्कशीट को प्राचार्य या प्रधानाचार्य से सत्यापित कराकर एवं स्कूल या कॉलेज के लेटर हेड पर माइग्रेशन एवं सीएलसी या एसएलसी निर्गत नहीं होने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब है कि जिनको मूल अंक पत्र बिहार बोर्ड से तो मिला नहीं है, माइग्रेशन भी नहीं मिला है, और न तो स्कूल से सीएलसी या एसएलसी मिला है कॉलेज स्कूल से, तो वैसे छात्र को क्या करना है कि आपको ऑनलाइन मार्कशीट जो भी आप निकालेंगे उस पे जो है प्रधानाचार्य का मोहर रहना चाहिए, ठीक है। और माइग्रेशन के लिए कॉलेज या स्कूल जो है अपना एक लेटर पैड जारी करता है और उस पर माइग्रेशन के लिए वो लिखता है कि ये कॉलेज का माइग्रेशन इस कॉलेज से जारी हो रहा है। उसी प्रकार एसएलसी और सीएलसी के लिए भी आपका लेटर पैड पे कॉलेज खुद लिख करके अपने हैंड राइटिंग से वो लिख करके मोहर लगा करके वो आपको देता है। तो ये चीज आपको एक विशेष परिस्थिति है जिनको छात्र को नहीं मिलता है फिल वक्त। अभी तो ऐसा समस्या है ही, लेकिन अगर इस तरह का होगा तो इसका एक ऑप्शनल तरीका निकाला जाएगा, वो आप देखिएगा जैसा एडमिशन होगा तब से। अब ये सारी प्रक्रिया एडमिशन के लिए अभी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आपका एडमिशन होगा, जब मेरिट लिस्ट निकलेगा ना, तब आपको ये सारी प्रक्रियाएं आपके लागू होगी। उपरोक्त विशेष परिस्थिति में उनका प्रोविजनल एडमिशन लिया जाएगा। प्रोविजनल एडमिशन के समय छात्र को इस आशय का एक आवेदन शपथ पत्र के रूप में देना होगा कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर जमा करा देंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीज मिलता है तो आपको ये चीज आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, शपथ पत्र, कि 30 दिन के अंदर आपका ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट जो भी आप जमा कर देंगे। तो ऐसा आपको एक विशेष आपका उपबंध दिया गया है। अब जो है यहाँ पे ऐसे छात्र का एडमिशन वैलिडेशन को जो है ऐसे छात्रों का एडमिशन वैलिडेशन का 2 स्टेज होगा। पहले स्टेज में छात्र को उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट के समक्ष नो टिक लगाकर वैलिडेशन होगा। दूसरे स्टेज में 30 दिन के अंदर छात्र द्वारा उपरोक्त डॉक्यूमेंट कॉलेज में एडमिशन इंचार्ज के पास जमा होने के बाद कॉलेज द्वारा पुनः नो की जगह येस कर उस छात्र का वैलिडेशन करेंगे। अर्थात जब छात्र के सारे डॉक्यूमेंट का येस कर वैलिडेशन हो जाएगा, उसके बाद ही छात्र का रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी प्रक्रिया है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। विश्वविद्यालय द्वारा सामान्यतः 3 मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। फिर जो है सीट की उपलब्ध रहने पर ही चौथा मेरिट लिस्ट आपका निकाला जाएगा, जो कि चौथा मेरिट लिस्ट जो है आपका यहाँ पे आपका है चौथा मेरिट लिस्ट, ठीक है। वो आपका 29 और 30 सितंबर को निकलेगा। ये बात ध्यान रखना है चौथा मेरिट लिस्ट कब निकलता है। फिर जो है ओपन मेरिट लिस्ट का तात्पर्य यह है कि इस लिस्ट में किसी प्रकार का रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट में केवल मेरिट एंड चॉइस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप का प्रोविजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट आ गया उनका स्लाइड अप प्रोविजन खत्म हो जाएगा। फोर्थ ओपन मेरिट लिस्ट के बाद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार के लिए फोर्थ ओपन मेरिट लिस्ट के बाद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन का मौका दिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन का मतलब कि थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन के बाद विश्वविद्यालय अपने वेबसाइट के माध्यम से देगा, अर्थात थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद स्पॉट एडमिशन के संबंध में एडमिशन पोर्टल से जानकारी लेते रहेंगे। रिजर्वेशन का लाभ किनको मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को ही मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ। जो बिहार के बाहर है उनको जनरल कैटेगरी के रूप में माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ये आपकी दोस्तों ये सूचना थी जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद हेल्पफुल थी, आपके लिए कारगर साबित हुई होगी। तो दोस्तों इतना तक आपके शॉर्ट में मैंने समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। वीडियो काफी लंबा चला गया है। अब अगली वीडियो में बात करूंगा किसी भी समस्या का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही लाइक कर दीजिए दोस्तों।